हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2022 के जीएस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 36 क्वेश्चन को कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महीना ही बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखिए। कॉन्फिडेंस के बिना इस एग्ज़ाम को निकालना पॉसिबल नहीं है। ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब आप इन दिनों बस रिवीजन पर फोकस कीजिए। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस वही जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी का बार बार रिवीजन करना है। एटलीस्ट इस एक महीने के अंदर 3 बार रिवीजन से गुजर जाना है आपको। तब जो आपके जो याद नहीं हो रही है वो समस्या नहीं रहेगी। अभी आपको लग रहा होगा मुझे याद नहीं हो रहा है, तो वो आप जब रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी। साथ ही में कोचिंग के ज़्यादा रेस्ट ना दें, उसकी जगह आप पीवाईक्यू को बार बार सॉल्व करें। पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू करने का मतलब आंसर सॉल्व करना नहीं, उसकी लैंग्वेज को समझने का ट्राई करें। किस प्रकार यूपीएससी वो स्टेटमेंट बनाती है, स्टेटमेंट पर जाइए, वर्ड पर जाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलते हैं हमारे प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो प्रश्न है ये बायोफिल्म से संबंधित है। बायोफिल्म को हम इस प्रश्न में बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ यूज होती है, इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट है, सब देख लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरूपों पर बन सकती है। दूसरा है, जैवप्रद खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। तीसरा है, जैवप्रद प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। मैंने पहले ही कहा था, अगर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो और उसमें कैन का यूज हो रखा हो तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टेटमेंट सही ही होगा। अगर ज़्यादा ही हार्श स्टेटमेंट ना हो तब तक वो स्टेटमेंट सही ही होता है। आपको ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको फाइंड आउट करने की जरूरत है। जैसे कैन का वर्ड यूज हो गया, या कभी सम का यूज होता है, सम कुछ का यूज होता है, यूपीएससी करता है। वो स्टेटमेंट जनरली सही ही होते हैं, उनको गलत नहीं करना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको ही समझना है अभी एक महीने के अंदर, और कुछ नहीं करना है। अब हमारे जो पीछे हमने 2013, 14, 20, 21 के जो पीएम डिस्कस कर रखा है उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर कैन का यूज़ कर रखा है, और कैन का यूज मैंने कहा साइंस टैग में सही होता है। यहाँ इसका आंसर होता है डी। जब मैं एग्जाम देने गया था तो मैंने बायोफिल्म, मुझे पता थी होती क्या है क्योंकि मेरी 12th बायोलॉजी से हो रखी है। लेकिन मैंने उन दौरान बायोफिल्म को पढ़ा नहीं था। 3-4 साल हो गए बायोफिल्म नाम सुने हुए भी। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा था कि पीवाईक्यू में कैन का यूज हो रखा होता है, तो ऑलमोस्ट टाइम साइंस एंड टेक का प्रश्न सही होता है। तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं और सीधा डी कर दिया आंसर। इस बार जब 2024 में गया था वहाँ पर भी मैंने यही किया था, जो ऐसे प्रश्न आए थे। तो अब हम समझ लेते हैं कि बायोफिल्म होती क्या है। बायोफिल्म क्या है, यहाँ पर देखिए 2 वर्ड, एक बायो और फिल्म। फिल्म का मतलब होता है परत, यानी कि बायो मतलब बायोलॉजिकल कैसे ऐसे जीव होंगे, यानी कि ऐसे जीवों की ये क्या है, एक परत है। तो परत किन जीवों की बन सकती है, पतली परत, तो जो सूक्ष्म जीव होंगे। सूक्ष्म जीव में कौन आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, प्रोटिस्ट आ जाएंगे, ये सूक्ष्म जीव है। इनसे जो बनी हुई परत होती है, पतली परत, उसे बोलते हैं बायोफिल्म। जब ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, पास में आके क्या है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक परत का निर्माण कर देते हैं, तो वो होती है बायोफिल्म। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि आपके दांतों पर जब आप सो उठते हैं तो पीली पीली परत होती है, वो क्या है, वो बायोफिल्म ही है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि जब आप स्नान घर में बाल्टी होती है तो बाल्टी के ऊपर कभी कभी क्या होती है, पतली परत आ जाती है। आप सुबह सुबह देखेंगे कि जो मग्गा होता है या बाल्टी, उसमें पतली पतली चिकनी परत होती है, वो क्या होती है, वो बायोफिल्म ही होती है। मतलब बायोफिल्म आपके चारों ओर हर जगह है। आपके बॉडी के अंदर भी बायोफिल्म बन सकती है, मतलब बायोफिल्म कहीं पर भी बन सकती है। बायोफिल्म सूक्ष्म जीवों का एक संघ है जिसमें सूक्ष्म जीव कोशिकाएं बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ के स्वनिर्मित मैट्रिक्स के भीतर जीवित या निर्जीव सतहों पर एक दूसरे से चिपकी रहती है। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि सूक्ष्म जीवों का संघ है जो जीवित या निर्जीव सतहों पर एक दूसरे से चिपके रहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ। यह बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमरिक सबस्टेंस। जब बायोफिल्म एक दूसरे से चिपकते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये एक इनकी जो कोशिकाएं होती है वो एक पदार्थ का श्रावण करती है, उससे क्या होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे बोलते हैं ईपीएस या फिर बाह्य कोशिकीय बहुलक। बायोफिल्म मैट्रिक्स बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थों से बना होता है जो सूक्ष्म जीव द्वारा स्रावित होते हैं। बायोफिल्म जैविक और अजैविक दोनों सतह पर बन सकते हैं। ठीक है, ईपीएस मैट्रिक्स की सहायता से, ईपीएस मैट्रिक्स ये भी हमने डिस्कस किया, क्या है, ये गोंद है एक प्रकार से। ये क्या करता है, सभी जो सूक्ष्म जीव उनको जोड़े रखता है आपस में, की सहायता से कोशिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसमें एक प्रजाति या कई प्रजातियां शामिल हो सकती है। बायोफिल्म के अंदर एक प्रजाति या और भी प्रजातियां शामिल हो सकती है। इसका निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले क्या होगा, एक सूक्ष्म जीव होगा जैसे बैक्टीरिया है, वो दूसरे बैक्टीरिया के पास जाएगा, उन दोनों को जुड़ा होगा और फिर वो क्या करेंगे, ईपीएस का उत्पादन करना स्टार्ट करेंगे। और इस ईपीएस उत्पादन से क्या है, वो आपस में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, और
माइक्रो कॉलोनी बन जाती है, और माइक्रो कॉलोनी में क्या है, वापस जनन की क्रिया से पूरी परिपक्व कॉलोनी बन जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, बायोफिल्म का निर्माण होता है। डेंटल प्लाक, जो मैंने कहा दांतों पर जो आपकी परत आती है उसे डेंटल प्लाक बोलते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, वो बायोफिल्म का एग्जाम्पल है। बायोफिल्म बनाने वाले सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया, कवक या प्रोटिस्ट कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया से बायोफिल्म बन सकती है, कवक से भी बन सकती है, और प्रोटिस्ट से भी बन सकती है। बायोफिल्म नम या गीली सतह पर बनते हैं, अभी हमने बाल्टी वाला एग्जाम्पल देखा था। ईपीएस क्या है, शर्करा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का एक नेटवर्क है। मतलब ये गोंद है, किसका बना होता है, शर्करा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। बायोफिल्म का काम क्या है, बायोफिल्म क्यों बनते हैं, जो सूक्ष्मजीव बायोफिल्म के रूप में परत क्यों बनाते हैं। ये जो परत होती है बायोफिल्म की, और उसमें क्या होता है, ईपीएस से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो ईपीएस होता है ये क्या करता है, ये बाहर के जो परजीवी वगैरह होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ईपीएस आवरण सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करता है, ठीक है। निर्जलीकरण को रोकने में मदद करता है। जो अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें हैं उनसे भी क्या करता है, सूक्ष्मजीवों को सुरक्षा प्रदान करता है ईपीएस मैट्रिक्स। रोगाणुरोधी धातु जैसे हानिकारक तत्वों से ईपीएस सुरक्षा करता है। तो सुरक्षा के लिए क्या है, सूक्ष्मजीव बायोफिल्म के रूप में साथ आते हैं। बायोफिल्म शरीर में 80% से अधिक सूक्ष्मजीव संक्रमणों के लिए जिम्मेदार है। तो देख ली बायोफिल्म किस प्रकार से नेगेटिव है, ये क्या है, सूक्ष्मजीव संक्रमण के लिए जिम्मेदार है बायोफिल्म। और प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरणों पर बायोफिल्म विकसित हो सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो रोड लगाई, मान लीजिए हड्डी टूट गई और हड्डी को जोड़ने के लिए रोड लगी है, तो वो क्या है, प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरण है। या फिर जो पेस मेकर लगाए होते हैं तो उनके ऊपर भी क्या है, बायोफिल्म बन सकती है बॉडी के अंदर। तो वहां पर जो उनकी क्रियाविधि है उनको रोक सकती है। बायोफिल्म के अंदर बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स के प्रति व अन्य प्रमुख कीटाणु नाशकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि बायोफिल्म के जब सूक्ष्मजीव पास आ जाते हैं और हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो वहां पर वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। तो वहां पर बायोफिल्म की जो परत होती है वो एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या दिखाती है, प्रतिरोधकता दर्शाती है। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है उसकी जो क्रियाविधि है उसको रोक देती है। बायोफिल्म का उपयोग बायो रेमिडिएशन में किया जा सकता है। बायो रेमिडिएशन मतलब जो पानी को शुद्ध वगैरह करने में किया जाता है, तो उसमें भी बायोफिल्म का यूज किया जा सकता है। ये इसके पॉजिटिव उपयोग है। बाहरी धातु संदूषण में यूज किया जा सकता है। माइक्रोवेल इंजन सेल में इसका उपयोग जैविक कचरे को बिजली के बदलने में भी किया जा सकता है। प्रश्न में देखिए, पहला कथन है जैव परत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरों पर बन सकते हैं। अभी हमने देखा था पेस मेकर के ऊपर, या फिर जो हड्डियों को जोड़ने के लिए परत लगाई, वहां पर क्या है, आपस में जुड़ सकते हैं, वहां पर क्या है, बन सकते हैं वो। दूसरा, जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकते हैं। मैंने कहा बायोफिल्म है वो निर्जीव सजीव दोनों सतहों पर बन सकते हैं। तीसरा है जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकता है। जब ईपीएस मैट्रिक्स के रूप में सब बायो सूक्ष्म जुड़ जाते हैं तो वहां पर जो एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स वगैरह होती है उनके खिलाफ क्या है, जो सूक्ष्म होते हैं वो प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट होता है सही आंसर है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रजैविकों या प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा गया है। एक बात आप यहाँ पर और याद रखिए, जब भी कभी प्रश्न है यूपीएससी में और उसमें बायो वर्ड यूज रखा हो, बायो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होगी, पॉजिटिव चीज होगी। मतलब 99% केस में क्या होगी, वो पॉजिटिव चीज होगी। जब आपको पता ना हो और इस प्रकार का वर्ड आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव चीज मानकर ही आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए बायो वर्ड का यूज रखा है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव चीज है। प्रजैविक क्या है, पॉजिटिव है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, फायदेमंद चीज है। मैंने पीओ के एनालिसिस किए थे तो मैंने ये देखा था कि जहां पर बायो वर्ड आ रखा है, कोई भी चीज आ रही है तो वो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव चीज है। तो यहाँ पर जब मैं प्रश्न कर रहा था 2022 में, तब मुझे प्रोबायोटिक्स का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि ये क्या है, एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो मैंने इसको पॉजिटिव मान के ही आंसर करने का ट्राई किया। देखिए किस प्रकार से, पहले कथन है प्रजैविक जीवाणु रिष्ट दोनों के बने होते हैं। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट मान के इसको साइड में कर लेते हैं अभी। दूसरा देखिए, प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं हो सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि हम जो खाना वगैरह भोजन लेते हैं उसमें तो प्रोबायोटिक्स होते हैं, लेकिन हमारी जो आहार नली है उसमें प्राकृतिक रूप से वहां पर नहीं पाए जाते। लेकिन जो प्रोबायोटिक्स है वो हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स होते हैं क्या, उसको भी हम समझेंगे। तीसरा है प्रजैविक दूध शर्कराओं में पाचन में सहायक है। मैंने कहा पॉजिटिव चीज है, तो पॉजिटिव चीज पाचन में सहायक होंगे, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए तीसरा कथन है सही, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है। तीसरा कहाँ पर नहीं है उसको पहले एलिमिनेट कर दो, तो ए और बी तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा 1 और 3, 2 और 3, यानी कि दूसरा कथन तो एकदम गलत है और ये बहुत ही ज्यादा हार्श स्टेटमेंट। दूसरा यहाँ पर कहा है कि आहार नली में नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं वो गलत ही होते हैं, इसलिए आंसर होता है यहाँ पर सी। अब प्रोबायोटिक्स क्या है उसको हम समझते हैं। प्रोबायोटिक्स लाभकारी जीवित बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया भी होते हैं और यीस्ट भी होते हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट हो जाता है यहाँ पर सही, जो विशेष रूप से पाचन तंत्र के लिए अच्छे होते हैं। देखिए हमारे शरीर के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं गुड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ होते हैं बैड बैक्टीरिया। यहाँ पर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को अच्छा या सहायक बैक्टीरिया कहा जाता है।
पाचन समस्याओं में मदद के लिए डॉक्टर इन्हें लेने की सलाह देते हैं। जब आपकी पाचन क्रिया है वो खराब हो जाती है, आपको दस्त वगैरह लगती है, या आपको जो पेट में खाना पच नहीं रहा है, तो उस समय क्या है, डॉक्टर होता है प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स हमारे जो पाचन क्रिया है उसको सुव्यवस्थित करते हैं या फिर सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इन्हें आमतौर पर सप्लीमेंट या दही के रूप में खाया जाता है, यानी कि दही में साथ में पाए जाते हैं। और दही वगैरह जो दूध शर्करा वगैरह होते हैं उनके पाचन में भी ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए जो 30% है वो भी सही हो जाता है। इनके लाभ क्या है, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन में सुधार, स्वस्थ त्वचा, B12 विटामिन के उत्पादन से ऊर्जा में वृद्धि होती है। प्रोबायोटिक्स दूध शर्करा के पाचन में मदद करते हैं, ये लैक्टोज को क्या करते हैं, ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में तोड़ते हैं। अब एक तो होता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है, और एक होता है प्रीबायोटिक्स। कभी यूपीएससी पूछ ले कि प्रीबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स हमने समझ लिया, प्रीबायोटिक्स क्या है। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनके लिए भोजन का काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रीबायोटिक्स। यानी कि प्रीबायोटिक्स की अगर हम प्रीबायोटिक्स है इसका सेवन करेंगे तो ये प्रोबायोटिक्स को ग्रो करने में मदद करेंगे, उन्हें बोला जाता है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ हैं जो प्रोबायोटिक्स के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं, जिससे उन्हें ठीक से और प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल क्या हो, फल सब्जियां हो गई। प्रोबायोटिक्स होते हैं उनको दो वर्गों में बांटा जाता है, एक है लैक्टोबैसिलस जो दही वगैरह में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूसरा है बिफिडोबैक्टीरियम। तो ये हमने देख लिया प्रोबायोटिक्स के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबायोटिक्स पॉजिटिव चीज है और ये पाचन में सहायता करते हैं, दूध शर्करा वगैरह पाए जाते हैं उनके पाचन में भी सहायता करते हैं। ये बायो शब्द आ रखा हो तो उसको पॉजिटिव मानकर ही आंसर करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यह प्रश्न है करंट का। अब कोविड-19 वैक्सीन है उसके बारे में यूपीएससी अब तो पूछेगा नहीं, तो अब हमें इस प्रश्न में जानने की जरूरत क्या है। यहाँ पर हमें जितने भी प्रकार के जो वैक्सीन होते हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि वेक्टर वैक्सीन है वो किस प्रकार से काम करती है, या फिर जो mRNA वैक्सीन है वो किस प्रकार से काम करती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है वो किस प्रकार से काम करती है, उन सबको हम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है टीकों के प्रकार कितने हैं, तो टीके मूलतः 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है निष्क्रिय टीके। निष्क्रिय टीकों को इंग्लिश में बोला जाता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये क्या होता है, तो इसमें एक वर्ड यहाँ पर आ रखा है निष्क्रिय, इनएक्टिवेटेड, यानी कि कोई भी जो सूक्ष्म जीव है या फिर बैक्टीरिया है, वायरस है जो हमारे अंदर क्या कर रहा है, रोग फैला रहा है, उसको क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं या फिर उसको मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको बॉडी में प्रवेश कराया जाता है। अब ये निष्क्रिय है, काम तो कर नहीं पाएंगे, कुछ शरीर के अंदर जो अपनी वृद्धि कर नहीं पाएंगे, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे तो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करेंगे। वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन में जो एंटीजन है उसको बॉडी में प्रवेश कराया जाता है। एंटीजन कौन सा होता है, एंटीजन रोग को जो फैलाने वाला जीव होता है वही होता है, उसका कोई पदार्थ ही होता है। इस एंटीजन, यह एंटीजन जब हमारे बॉडी में जाता है तो बॉडी क्या बनाती है, उसके विरोध में एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी बनाने का काम होता है किसका, वैक्सीन का। तो यहाँ पर निष्क्रिय जीव है, सूक्ष्म जीव है, उसको बॉडी में भेज देते हैं या फिर मृत को उसको मारकर, तो उसके खिलाफ क्या बॉडी बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। तो उन्हें बोला जाता है निष्क्रिय टीके। निष्क्रिय टीके एक जीवित रोगजनक लेते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं या मार देते हैं। जब टीका किसी व्यक्ति को एक शॉट के माध्यम से दिया जाता है, यहाँ पर जो निष्क्रिय जीव को शरीर में भेजा है वो एंटीबॉडी बना सकता है या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली उसको मजबूत कर सकता है, उसको जो सक्रिय कर सकता है, लेकिन ये रोग फैलाने में, बीमारी पैदा करने में असमर्थ होता है। निष्क्रिय टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है और उन्हें बनाना अपेक्षाकृत सस्ता होता है। पोलियो वैक्सीन होगी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका क्षणित जीवित टीके, जिसको बोला जाता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। यहाँ पर वर्ड देखिए जीवित, वहाँ पर था निष्क्रिय और यहाँ पर है जीवित। जीवित में मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव जो रोगजनक है वो जीवित बॉडी में भेजेंगे, लेकिन उसका प्रभाव ये होगा कि वो सिर्फ एंटीबॉडी ही शरीर में उत्पादन कर पाएंगे। वो क्या करें, अपनी जो रोग क्षमता है उसको बॉडी के अंदर संचालित नहीं कर पाएंगे। अर्थात यहाँ पर जो जीवित रोगजनक होता है, लेकिन उसे क्या कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो वायरस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं, इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ होते हैं जो रोग फैलाते हैं, कुछ उनके प्रकार होते हैं लेकिन वो रोग नहीं फैला पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोग नहीं फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव वायरस होते हैं उनको चुना जाता है और उनको बॉडी में भेजा जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन वो हमारे को बीमार नहीं कर पाते हैं। जीवित क्षणिक टीकों में बैक्टीरिया वायरस में जीवित रोगजनक होते हैं जिन्हें छीन या कमजोर कर दिया जाता है। जीवित क्षणिक टीके बैक्टीरिया वायरस के ऐसे उपभेदों का चयन करके बनाए जाते हैं जो अभी भी पर्याप्त रूप से मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, लेकिन बीमारी का कारण नहीं बनते। यानी कि इनके उपभेदों को चुना जाता है जो क्या कर सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन बीमारी का कारण नहीं बन सकते हैं। तो ये होते हैं जीवित क्षणिक टीके। इनका लाभ क्या होता है, इस प्रकार के टीकों में जीवित रोगाणु होते हैं, इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली उनके प्रति बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करती है। यह आमतौर पर रोगाणु को बहुत लंबे समय तक याद रहती है।
अतिरिक्त खुराक या बूस्टर शॉट्स की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण क्या है इसका? खसरा, रुबेला, वेरिसेला टीका चिकन पॉक्स के लिए। तीसरा प्रकार है वायरल वेक्टर टीके। वायरल वेक्टर में देखिए यहाँ पर वायरल का मतलब तो वायरस हो गया, वेक्टर का मतलब हमने पहले देखा था वेक्टर क्या था? गाड़ी। ठीक है, तो वायरस के माध्यम से क्या किया जाता है, इसमें जो रोगजनक है उसको बॉडी में पहुंचाया जाता है। ठीक है, और उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है और हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत होती है। इसमें क्या होता है? यह जीन डिलीवरी सिस्टम है। यह वायरल वेक्टर है, यह जीन डिलीवरी सिस्टम है, यानी कि वायरस की सहायता से बॉडी में जीन को पहुंचाया जाता है। और यह जो जीन होता है, यह जो एंटीजन होता है, एंटीजन या फिर रोगजनक होता है, उसका क्या होता है? अनुवांशिक कोड होता है। और इस अनुवांशिक कोड के विरोध में शरीर में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है? मजबूत होती है। वायरल वेक्टर वैक्सीन एक हानि रहित वायरस का उपयोग करके मेजबान कोशिकाओं में, यहाँ वायरस क्या होता है? हानि रहित वायरस होता है और यह गाड़ी का काम करता है। इसकी सहायता से जो एंटीजन होता है या फिर जो जीन होता है एंटीजन का, उसको बॉडी में पहुंचाया जाता है। वायरस में क्या है? जीन डाल दिया जाता है और उसको बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, और जब जीन बॉडी में पहुंचता है उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। वायरल वेक्टर वैक्सीन एक हानि रहित वायरस का उपयोग करके मेजबान कोशिकाओं तक उस एंटीजन का अनुवांशिक कोड पहुंचाती है जिससे आप चाहते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली लड़े। इसका लाभ क्या है? वायरल वेक्टर वैक्सीन आमतौर पर एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। आमतौर पर प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए शॉट की केवल एक खुराक की आवश्यकता होती है। प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए बूस्टर की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण है एबोला वैक्सीन वगैरह, कोविड-19 वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की। अगला प्रकार है टॉक्सोइड टीके। यहाँ पर टॉक्सोइड से मतलब निकलेगा विषाक्त टीके या फिर विष का प्रयोग करके बने टीके। इसमें क्या होता है? जो रोगवाहक होता है या फिर जो एंटीजन होता है उसके विषाक्त पदार्थ की सहायता से क्या है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली उसको मजबूत किया जाता है, यानी कि उनका जो विषाक्त पदार्थ होता है उसको बॉडी में पहुंचाया जाता है और उससे एंटीबॉडी बनती है, प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी मजबूत होती है। टॉक्सोइड वैक्सीन बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई विषाक्त गतिविधियों को लक्षित करने के लिए निष्क्रिय विषाक्त पदार्थों का उपयोग करती है। ये विषाक्त पदार्थ तो हैं, ये जो विषाक्त पदार्थ होते हैं ये निष्क्रिय होते हैं, तो ये निष्क्रिय विषाक्त पदार्थों का उपयोग करते हैं न कि बैक्टीरिया को लक्षित करने के लिए। टॉक्सोइड टीके विशेष रूप से कुछ विष मध्यस्थ रोगों जैसे कि टेटनस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस को रोकने में अच्छे होते हैं। बूस्टर शॉट्स आमतौर पर 10 साल या उससे अधिक समय में अनुशंसित किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल टेटनस का टीका हो गया, डिप्थीरिया वैक्सीन होगी। 5 प्रकार है मैसेंजर आरएनए टीके। मैसेंजर आरएनए में आप देखिए, यहाँ पर देखिए वर्ड आ रखा है एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए कौन होता है? जब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बनता है तो डीएनए से राइबोसोम तक जो सूचना ले जाते हैं उन्हें बोला जाता है एमआरएनए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? एमआरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है, यानी कि एमआरएनए में प्रोटीन निर्माण की जानकारी होती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। इसी चीज का यूज किया जाता है टीके बनाने में। जैसे वायरस है, वायरस में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अब उस प्रोटीन निर्माण के लिए कोई ना कोई एमआरएनए होगा, तो उस प्रोटीन निर्माण वाले एमआरएनए को क्या है? बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और यह एमआरएनए कहा जाता है? राइबोसोम के पास जाता है और उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब उस शरीर की बॉडी देखती है ये प्रोटीन तो बाहर का है, किसी विदेशी प्रजाति का है, इसके खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। तो ये होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका लाभ क्या है? यह बहुत शक्तिशाली तकनीक है जिसमें बहुत सारी वैक्सीन जल्दी से बनाई जा सकती है। जब एमआरएनए वैक्सीन दी जाती है तो आरएनए सामग्री हमारे शरीर को एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन बनाना सिखाती है जो वायरस के लिए अद्वितीय है, लेकिन व्यक्ति को बीमार नहीं करता है। यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा लेकिन पूरा जीव नहीं बनेगा, उस एमआरएनए से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? प्रोटीन ही बन पाएगा। प्रोटीन एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जिससे प्रोटीन को पहचानने वाले एंटीबॉडी का उत्पादन शामिल होता है और इससे हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत हो जाती है। तो ये होता है एमआरएनए वैक्सीन या एमआरएनए टीके। अगला प्रकार है सब यूनिट टीके या फिर इसे बोला जाता है संयुग्मी टीके। इसमें क्या होता है? इसमें रोगजनक को नहीं पहुंचा जाता बॉडी के अंदर। इसमें रोगजनक के किसी बॉडी पार्ट को, जैसे उसकी प्रोटीन हो गया, उसका शर्करा हो गया या फिर उसका कोई और टुकड़ा हो गया, उस टुकड़े को क्या है? बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो किसी जो रोगजनक है या फिर एंटीजन है, यहाँ पर जो जीवित रोगजनक है उसका प्रयोग नहीं करते, ना ही निष्क्रिय रोगजनक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो रोगजनक होता है उसके किसी पार्ट का, जैसे प्रोटीन हो गया, शर्करा होगी, उसको क्या है? बॉडी में पहुंचाया जाता है और उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। उन्हें बोला जाता है सब यूनिट टीके। सब यूनिट टीके रोगजनक के टुकड़े से बनाए जाते हैं, पूरे जीव से नहीं, इसलिए उनमें कोई जीवित रोगजनक नहीं होता है। जो प्रोटीन आधारित टीके होते हैं वो सब यूनिट टीकों का ही पार्ट होते हैं, यानी कि सब यूनिट किसी जो रोगवाहक है उसका बॉडी का कोई पार्ट लेना, उसकी सब यूनिट का यूज करना, उसे बोला जाता है सब यूनिट टीके। देखिए नाम से हम इसका पता चला सकते हैं, बस थोड़ा सा याद रहे तो यहाँ पर हमने टीकों के बारे में देख लिया है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न तो करंट का था उस टाइम, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आंसर जानने के लिए देख लेते हैं।
तो पहला कथन है, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है। यहाँ पर कोविशील्ड बनी है वो mRNA टेक्नोलॉजी से नहीं बनी है, यह बनी है वायरल वेक्टर जो टीके हैं उनका यूज करके। जो यहाँ पर कोविशील्ड है वो प्रोटीन आधारित वायरल वेक्टर वैक्सीन है और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की सहायता से। तो इसलिए पहला कथन हो जाता है गलत, पहला कथन गलत होता है, आपका आंसर सीधा बी आ जाता है, यानी दूसरा और तीसरा कथन है सही। स्पुतनिक वी है वो वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाई गई है और जो कोवैक्सीन है एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। अभी निष्कृत रोगजनक वैक्सीन होती कौन सी? अभी हमने देख लिया है। वायरल वेक्टर वैक्सीन कौन सी होती है उसको भी हमने देख लिया है। mRNA वैक्सीन कौन सी होती है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर पूछा गया है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान या सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे? ये प्रश्न बहुत ही आसान है। यहाँ पर 7 में से 1000 नहीं होगा तो उसको पहचान लिया तो आंसर सीधा मिल जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड आया है सौर तूफान या फिर सौर प्रज्वाल, जिन्हें बोला जाता है सोलर फ्लेयर। ये होता क्या है? ये होता है सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें क्या करते हैं, जो संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा होती है उसमें अचानक विस्फोट होता है। तो अचानक विस्फोट से क्या होती है, वहां पर चुंबकीय ऊर्जा निकलती है। तो चुंबकीय ऊर्जा में क्या होते हैं, बहुत सारी विकिरण होती है और ऊर्जावान कण होते हैं। ये जब पृथ्वी के पास पहुंचते हैं उसे बोला जाता है सौर तूफान। यानी कि सौर तूफान कुछ नहीं है, जब सूरज के ऊपर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में विस्फोट होता है तो सूर्य के वायुमंडल से क्या निकलते हैं, बहुत सारे विकिरण और ऊर्जावान कण निकलते हैं, इसे बोला जाता है सौर तूफान। यहाँ पर जो विकिरण और ऊर्जावान कण निकले हैं ये क्या कर सकते हैं या हमारी पृथ्वी पर उससे कौन कौन से प्रभाव होंगे वो हमें यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर जो सौर तूफान है ये सूर्य से जहाँ से उत्पन्न होते हैं वहां पर क्या होते हैं, अल्प अवधि में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो वहां पर सौर धब्बों का निर्माण होता है, सन स्पॉट का। तो कभी प्रश्न आ जाए सन स्पॉट क्या है, तो सन स्पॉट सूर्य के ऊपर ऐसे स्थान है जहां पर क्या होता है, अल्प अवधि में बहुत अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पर पहला कथन देखिए, जीपीएस और नेविगेशन प्रणाली विफल हो सकती है। अब जीपीएस और नेविगेशन प्रणाली कहाँ होती है, हमारे अंतरिक्ष में होती है। तो पॉसिबल है ये चीज़ कि अंतरिक्ष में सौर तूफान आया और वहाँ पर वो चीज़ें खराब होगी। चलो ठीक है। दूसरा है विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है, इसको एक बार छोड़ दीजिए। तीसरा है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से में तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित होगी। ध्रुवीय ज्योतियां क्या होती हैं, ऑरोरा। सौर तूफान आते हैं तो उसका पृथ्वी का वायुमंडल होता है उनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ मोड़ देता है। तो वहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया के कारण जो नीले रंग की पट्टियां दिखाई देती है, हरे रंग की पट्टियां दिखाई देती है, आपने कहीं वीडियो में देखा होगा नॉर्वे वगैरह के वहां साइड में, तो उन्हें बोला जाता है ध्रुवीय ज्योतियां या फिर ऑरोरा। पांचवा है ग्रह के अधिकांश हिस्से में दावाग्नियां घटित हो सकती है। दावाग्नियां मतलब जंगल में आग। तो सौर तूफान से जंगल की आग तो नहीं लगेगी, सूर्य की जो किरणें आ रही है सब चीजें आ रही है, लेकिन ऐसा कभी हमने सुना नहीं है कि सूरज में विस्फोट हो रहा और उसका आग कहाँ लग गई, जंगल में लग गई। ये बहुत ही आश्चर्य स्टेटमेंट है। तो पांचों को आप एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर पांचों आपने एलिमिनेट किया तो आपका आंसर सीधा मिल गया सी, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां सही है। यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट था विश्वविद्युत क्षेत्रों में सुनामी आ जाएगी। सुनामी कैसे आएगी, सुनामी कब बनती है, जब भूकंप आता है। यहाँ पर सौर तूफान से भूकंप थोड़ी आ जाएगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है गलत। सिक्स्थ स्टेटमेंट है उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती है। और सातवां ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। ये चीज पॉसिबल है, लेकिन आग लगना, तूफान आना, सुनामी आना, ये चीजें थोड़ी पॉसिबल नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर आंसर होता है सी। सौर तूफान या सोलर फ्लेयर को देख लिया। एक होता है CME, कोरोनल मास इजेक्शन। ये सौर तूफान से कैसा लगे उसको हम देख लेते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन होता है, इसमें जो सूर्य का कोरोना होता है, सूर्य का जो बाहरी आवरण होता है उसको कोरोना बोला जाता है। सूर्य का जो कोरोना होता है, कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों का बड़ा निष्कासन होता है, उससे बोला जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। और इसके कारण क्या होते हैं, पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफान आते हैं और ऑरोरा की घटना भी होती है। तो यहाँ पर हमने सौर तूफान के बारे में देख लिया है। सौर तूफान क्या है कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से क्या निकलना, बहुत अधिक ऊर्जा निकलना या फिर आवेश ऊर्जावान कणों का निकलना या विकिरण का निकलना, वो क्या है, सौर तूफान है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जलवायु कार्यवाही ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न होते हैं बहुत ही टफ होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पढ़ने में टफ है। इसको अगर हम दिमाग लगा करेंगे, लॉजिक से करेंगे तो ये प्रश्न इजी होते हैं। यूपीएससी ऐसे प्रश्नों में हिंट देता ही देता है, यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न नहीं बना देता है ये। अब यहाँ पर ये बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न हो गया कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है वो क्या करता है। तो यहाँ पर अगर हमें पता होगा तभी इस प्रश्न को कर पाएंगे, लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर नहीं पता है फिर भी ऐसे प्रश्नों को किया जा सकता है। बस यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है उसके एक एक वर्ड को गौर से पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, जलवायु कार्यवाही ट्रैकर, यहाँ पर वर्ड आया है ट्रैकर।
ट्रैकर का मतलब क्या है? ट्रैक करना, रिकॉर्ड करना, वही निकालेंगे। तो इससे क्या बनेगी? डेटा का निर्माण होगा ट्रैक करके। आपने कहा कि कोई व्यक्ति है वो एक दिन में कहाँ गया, तो उसको क्या है? ट्रैक किया हमने कि कहाँ गया, तो उसका क्या बना दिया? डेटा बना दिया और उसको बता दिया कि ये आदमी भाई यहाँ गया है। यहाँ पर देख लिया कि जो कोई पक्षी है वो रशिया से उड़ रहा है, बेरिंग सागर से, और फिर वो कहाँ? भारत में आ रहा है। तो उसको ट्रैक किया कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसका क्या? हमने डेटा दे लिया कि भाई वो पहले चाइना से आया, चाइना से फिर तिब्बत आया, तिब्बत से इंडिया में आ गया। ये हमने उसका डेटा बनाया। तो ट्रैक करके क्या बना रहे हम? डेटा बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। ये यहाँ पर आंसर छिपा हुआ पड़ा है, ट्रैकर से डेटाबेस। अब बाकी के 3 स्टेटमेंट देख लीजिए, उनमें इस प्रकार का कोई भी बात नहीं की गई है। बी देखिए, जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का विंग है जो IPCC है, जिसने क्या अभी तक 6 रिपोर्ट लाई है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई है। किसने की थी इसकी? IUCN और WMO ने। तो वो IPCC है, उसकी कोई विंग है? विंग नहीं है, ये क्या है? डेटाबेस निर्माण वाली चीज़ है। तो बी गया गलत। सी देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति है। यहाँ पर बात की गई है UNFCCC है, UNFCCC के तहत बनी कोई समिति है। तो यहाँ पर भी डेटा की बात नहीं कर रखी है। डी देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित वित्त पोषित एजेंसी है ये, लेकिन ये एजेंसी भी नहीं है। तो आंसर होता है यहाँ पर ए। यहाँ पर हम UNFCCC के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, IPCC के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, UNEP के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में इस पेपर में ही हमने पहला क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो सरकार की जलवायु कार्रवाई पर नजर रखता है और उसका डेटा बनाता है। इसे विश्व स्तर पर स्वीकृत पेरिस समझौते के उद्देश्य के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयासों को जारी रखने के विरुद्ध मापता है, उसका डेटा बनाता है। यह 2 संगठनों क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के सहयोग से 2009 से नीति निर्माताओं को यह स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान कर रहा है। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है इसमें कुल 34 देश और EU शामिल है। मेनली इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सरकारी कार्रवाई की निगरानी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से एनवायरमेंट का अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर भी ये प्रश्न जो फैक्चुअल है, लेकिन इन प्रश्नों को भी वहाँ पर लॉजिक से किया जा सकता है। प्रश्न है, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की है। तीसरा देखिए, EP100 ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय है। अब यहाँ पर देखिए, बात कर रहे हैं जलवायु की। तो जलवायु के लिए लड़ने के लिए भारत सबसे आगे खड़ा है आज के समय में। भारत कह रहा है कि हम प्रतिबद्धता दिखाएंगे, तो भारत की कंपनी है वो भी सपोर्ट करेंगे। तो कुछ भारतीय कंपनियां हैं वो ऐसे जो EP100 संगठन है जो क्या कर रहा है, जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रहा है, उसमें सदस्य हो सकती है। चौथा स्टेटमेंट तो सही होगा ही होगा, यानी कि सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसका काम है ऊर्जा आपूर्ति है उसको वर्ल्ड वाइड नियमित करना। इसके बारे में भी देखेंगे। यह जलवायु परिवर्तन से सीधा सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, सीधा नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो 5 स्टेटमेंट हो जाता है गलत। 5 स्टेटमेंट गलत होते ही आपका आंसर आ जाता है सीधा बी। हमें यहाँ पर अगर बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए अगर हम पेपर देने गए हैं तो उससे हम 5 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर UPSC को यहाँ पर देना होता तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जगह UNEP दे सकता था। UNEP देता तो UNEP किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। तब यह स्टेटमेंट को हमें गलत करना बहुत ही टफ हो जाता। लेकिन UPSC यहाँ पर जानबूझकर क्या दे रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी दे रहा है, ताकि आपको थोड़ा लॉजिक लगाने में ताकि आप थोड़ा लॉजिक लगा पाएं। आप वहाँ पर माइंड है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसका यूज कर पाएं। तो यहाँ पर क्या है, जो जलवायु समूह है यहाँ पर देखा था क्लाइमेट ग्रुप, यही अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय है। अंडर 2 कोलिशन इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना हुई 2015 में। कहाँ पर? USA के अंदर। और अंडर 2 कोलिशन है, इसका काम क्या है? 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को 80 से 95% तक कम करने का इसका टारगेट है, इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो अंडर 2 कोलिशन में किसके लिए काम करता है?
ग्रीन हाउस गैस के कम करने के लिए काम करता है। यहाँ पर आया है क्लाइमेट ग्रुप, जलवायु समूह। इसका लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो टारगेट को पूरा करना। और यह क्या एक एनजीओ है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक पहल EP100 प्रारंभ किया है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट बहुत ही जनरल है तो वो सही हो ही जाएगा, ठीक है। और ऐसे जनरल स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। चौथा भी सही है, भारत की कुछ कंपनियां EP100 का सदस्य है। अब यहाँ पर आया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसको हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसको OECD के ढांचे के तहत स्थापित किया गया है। और 1974 में इसकी स्थापना क्यों हुई? तेल आपूर्ति है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। तेल ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी के लिए टिकाऊ ऊर्जा की आपूर्ति करना। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका एसोसिएट सदस्य है। इसके सदस्य बनने के लिए क्या है? बहुत ही अधिक क्या है? कड़े मानदंड है। जैसे कि भारत में कच्चा तेल भंडार हो, वो 90 दिनों की आय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। भारत के पास कितना है? 10 दिनों तक का ही पर्याप्त भंडार है, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय तेल खपत को 10% तक कम किया जाए, ऐसी योजना चलाकर। तो इस प्रकार के मानदंड है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं, भारत इसका एसोसिएट सदस्य है। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ये बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। जैसे विश्व ऊर्जा परिदृश्य, विश्व ऊर्जा परिदृश्य, विश्व ऊर्जा संतुलन, विश्व ऊर्जा सांख्यिकी, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ये सब रिपोर्ट है। ये कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो यहाँ पर देखिए विश्व ऊर्जा जिसके आगे भी आए तो वो रिपोर्ट मोस्ट ऑफ द चांस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ही होगी। तो यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में देख लिया, ND2 कोलिशन के बारे में देख लिया और जलवायु समूह के बारे में देख लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि जो आर्द्र भूमि क्या है? गुर्दों के रूप में काम करती है। अब गुर्दों के रूप में काम करती है, इसका मतलब क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। गुर्दे यानी कि किडनी। किडनी क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर जो रक्त से यूरिया को छानने का काम करती है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको रक्त से अलग करती है। तो किडनी का काम क्या हो गया? अपशिष्टों को छानना। तो यहाँ पर अपशिष्टों को छानने की बात हो, यहाँ पर जो हानिकारक पदार्थ है उनको छानने की बात कहीं पर भी हो, उनको अलग करने की बात कहीं पर भी हो, तो वो इसका आंसर होगा। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि किडनी का काम क्या है। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन में से जब ब्लड गुजरता है तो वहाँ पर यूरिया अलग हो जाता है और जो शुद्ध ब्लड होता है उसको वापस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आर्द्र भूमि है वो किस प्रकार से जो अशुद्धियां हैं उनको छानने का काम करेंगे, अशुद्धियों को हटाने का काम करेंगे, वो इसका आंसर होगा। बस यहाँ पर वर्ड पर जाना है कि किडनी का मतलब क्या है, किडनी का काम क्या है और किडनी का काम किस प्रकार से आर्द्र भूमि कर सकते हैं। अब आर्द्र भूमि है हमारे शरीर के अंदर आकर तो किडनी का काम करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? धरती के लिए क्या है? पृथ्वी के लिए क्या है? किडनी का काम करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, जलीय पादप। आर्द्र भूमि होते क्या? जहाँ पर पानी होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं? जलीय पादप। जैसे मैग्रो हो गया, क्या है? आर्द्र भूमि है तो वहाँ पर जलीय पादप है। तो जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आदि को अवशोषित कर लेते हैं। छानने का काम, अवशोषित करने का काम भारी धातुओं को, ये इसका सीधा आंसर हो गया। बाकी स्टेटमेंट देखिए, आर्द्र भूमि के जल चक्र में सतही अफवाह, अवमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। यहाँ पर गुर्दों के रूप में काम यानी कि अपशिष्टों को हटाने का काम कहीं पर भी नहीं है। बी देखिए, शैवाल से वह पोषक आधार बनाता है जिस पर मत्स्य, क्रेटेशियाई, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते। यहाँ फलते फूलने की बात है लेकिन गुर्दे का काम यहाँ पर फिर भी नहीं आया। आर्द्र भूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल होती है, सही स्टेटमेंट है। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर गुर्दे का काम नहीं कर रहे, छानने का काम नहीं कर रहे, अपशिष्टों को हटाने का काम नहीं कर रहे। डी ऑप्शन देखिए जिसमें अवशोषण की बात की है, भारी धातुओं और पोषकों को छानने का काम किया गया। तो आंसर हो गया डी। सीधी सी बात है, बहुत ही आसान प्रश्न। बस वर्ड पर जाना है, यहाँ पर भी वर्ड पर जाना था, यहाँ पर भी वर्ड में और यहाँ पर भी वर्ड पर। देखिए तीनों प्रश्न है वो बहुत ही टफ लग रहे थे लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न आ गया था। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन से सही वो हमें देखने हैं। अब ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो जनरली क्या इजी होते हैं। अगर यहाँ पर ओनली 1 ओनली 2 आ जाए तो ये प्रश्न कितना टफ हो जाएगा। पहला कथन है PM 2.5। अब आपने नाम तो सुने होंगे, जो वायु प्रदूषण होता है उसके अंदर बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदार गैसेज होती है, बहुत सारे कण होते हैं, जैसे कि NOx हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया, लेड हो गया, PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, निकल हो गया, आर्सेनिक हो गया। ये क्या है? वायु प्रदूषक है। तो यहाँ पर PM 2.5 और PM 10 के संबंधित यह प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया
PM2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब से 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। यहाँ पर कहा है ओजोन प्रदूषण प्रतिकूल मौसम के दौरान होता है। हमने पहले पढ़ा था धूम्र रासायनिक कोहरा। धूम्र रासायनिक कोहरा में देखा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब धूम्र रासायनिक कोहरा अधिक होता है और धूम्र रासायनिक कोहरा उसमें क्या होता है, ओजोन होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर होता है, न कि प्रतिकूल मौसम में। तो दूसरा स्टेटमेंट होता है यहाँ पर गलत। दूसरा स्टेटमेंट गलत होने पर दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। प्रतिकूल मौसम का मतलब क्या होता है, जो ठंडा या तूफानी मौसम होता है जहां बारिश और बर्फ आती है उसे बोला जाता है प्रतिकूल मौसम। तीसरा है PM10 फेफड़े के अवरोध का वेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर जो PM2.5 होता है वो फेफड़े के अवरोध को वेदन कर रक्त प्रवाह में आ सकते हैं, यानी कि फेफड़े से निकलकर हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर जा सकते हैं PM2.5। लेकिन PM10 है वो कहाँ तक, सिर्फ फेफड़े तक जा सकते हैं, उसके बाद वो ब्लड में नहीं जा सकते क्योंकि उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट होता है गलत। तीसरा गलत होने पर पहला भी कट गया और आंसर आ गया सीधा बी, यानी कि वायु में अत्यधिक ओजोन दबाव को उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर क्या है, कैन का यूज रखा है, यानी कि कैन का यूज रखा है तो ऐसे स्टेटमेंट तो सही होंगे ही होंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न था लेकिन इसमें भी लॉजिक का यूज किया जा सकता है। जैसे चौथा स्टेटमेंट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा सोचा जा सकता है लेकिन थोड़ा फैक्चुअल था, इतना हम एग्जाम में नहीं सोच पाते वैसे। तो ऐसे प्रश्न अगर नहीं आए तो इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है एलिमिनेट हो रहा है तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा करना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुच्छी शब्द है वो किससे संबंधित है। यह थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न था और करंट का प्रश्न था। उस टाइम गुच्छी के बारे में थोड़ा करंट में चल रहा था तो यह यूपीएससी ने पूछा था। तो ऐसे प्रश्न हमें पता है तो ये हम कर पाएंगे। अब गुच्छी है वो कवक भी हो सकता है, क्या पता कुछ दूसरा ईस्ट हो जाए, फंजाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पढ़ा होता या थोड़ा सुन रखा होता तो ये जनरल स्टेटमेंट था, लेकिन यहाँ पर भी हम लॉजिक का यूज कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। यहाँ पर वर्ड है कुछ का। पहले मैंने कहा जब सम का यूज आ रखा हो तो जनरल स्टेटमेंट सही ही होता है, आपको वहां पर सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है सही। दूसरा स्टेटमेंट सही होने पर आपको दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब या तो पहला सही है या फिर तीसरा सही है। तीसरा देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। अगर इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती तो यह कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में क्या होती, पूरे में उग जाती। ठीक है, यानी कि अगर दूसरा स्टेटमेंट सही है, जो कि सही है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट है यह कुछ क्षेत्रों की बात करता है, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं वाणिज्यिक खेती की बात कर रहे हैं। वाणिज्यिक खेती यानी कि सब जगह उग जाएगी। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को आपस में कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर होता है गलत। तो पहला हो गया सही, आंसर आ गया सी। ऐसा भी हम सोच सकते हैं, वहां पर सोचना चाहिए हमें। यहाँ पर कुछ वाला लॉजिक वो तो काम करेगा ही करेगा, यानी कि दो ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो ही गए, फिर तो आपको इस क्वेश्चन को करना ही करना है। तो गुच्छी क्या एक कवक है और यह हिमालय क्षेत्रों में उगती है, और कौन से, उत्तरी हिमालय क्षेत्रों में, पूरी उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में नहीं उगती है। यह उगती है मुख्यतः जो कांगड़ा हो गया, कश्मीर हो गया, उन क्षेत्रों के अंदर। अगला प्रश्न है, पॉलीएथिलीन टेराफथलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पॉलीएथिलीन टेराफथलेट से संबंधित 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। यह भी आसान प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत ईजी हो जाता है। अब पॉलीएथिलीन टेराफथलेट क्या है, वो एक प्लास्टिक है। ठीक है, पॉली वर्ड आ रखा हो यानी कि ये प्लास्टिक है। पहला कथन देखिए, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। कैन का यूज जहां पर भी हो स्टेटमेंट सही ही होगा, ऐसे जनरल स्टेटमेंट होता है वो। सीधी सी बात है, जो पॉलीथिन टेराफथलेट है उसको किसके साथ, कपास और ऊन के तंतु उसके साथ मिला दिया तो उसकी जो मजबूती है वो बढ़ जाएगी। प्लास्टिक है, मजबूत होता है थोड़ा। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो गया। पहला स्टेटमेंट सही होने पर आपके बी और डी एलिमिनेट हो गए, यानी कि या तो तीसरा सही है या फिर चौथा सही है। दूसरा तो यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए किसी भी, अब मादक पेय बहुत प्रकार के होते हैं, क्या पता कोई मादक पदार्थ है वो पॉलीथिन टेराफथलेट है उसके साथ रिएक्शन करके हानिकारक बन जाए। तो यहाँ पर किसी भी वर्ड है ये बहुत ही आसान स्टेटमेंट हो गया। ऐसे स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट वैसे भी कैसे हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट कैसे होता है, तो भी बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं अगर पहले को नहीं सोचते हैं तो। अब या तो तीसरा या चौथा सही है। तीसरा देखिए, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, जो पॉलीथिन टेराफथलेट है उसको रिसाइकल तो किया जा सकता है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी क्या है, कैन का यूज रखा है, आंसर हो गया ए। अब चौथा देखिए, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की आसानी से निपटान किया जा सकता है। यहाँ पर कहा है आसानी से। पहली बात, प्लास्टिक का निपटान करना बहुत बड़ा चैलेंज है, तो आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा कहा है बिना ग्रीन हाउस गैस के। अब
उसको भस्मीकरण करेंगे, उसको जलाएंगे तो गैस तो निकलेगी ना, ऐसी तो बात है नहीं, गैस निकली ना। तो चौथा स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्श है, इसको एलिमिनेट किया, आंसर आ गया सीधा। ऐसे प्रश्नों को गलत आपको सपने में भी नहीं करना है। अगर आपको नींद से उठा के पूछ ले तो भी ऐसे जनरल क्वेश्चन, ऐसे लघु प्रश्न गलत होने ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बात ये है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के, पीईटी बोलते हैं इसको। अब प्लास्टिक होती है उसको 6 भागों में बांटा गया, उन सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि हर साल प्लास्टिक संबंधित प्रश्न आ ही रहा है। यहाँ पर लिखा प्लास्टिक के प्रकार, सबसे पहला है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। इसका उपयोग कहाँ होता है? जो पानी की बोतलें होती हैं वो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट से बनी होती है। अब पानी की बोतलों को रिसाइकल करते ही हैं, पानी की बोतलें खाद्य और पेय पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका निर्माण होता है एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थलिक एसिड से। ये पुनर्चक्रणीय है, सीधी सी बात है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही हो गया। बिस्फेनॉल ए इसमें नहीं पाया जाता है। जो बिस्फेनॉल ए है वो पीईटी के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि बिस्फेनॉल ए पीईटी में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बिस्फेनॉल ए क्या है? हानिकारक है, इसलिए जो पानी की बोतल वगैरह में इसका यूज नहीं किया जाता है। पीईटी का उपयोग कपड़ों और अन्य वस्त्रों के लिए सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा प्रकार है प्लास्टिक का, वो है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDPE। इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी पूछ सकता है। यह थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, इसका निर्माण एथिलीन से होता है। इसकी विशेषता क्या है? यह संक्षारण प्रतिरोध है, यानी कि इसमें फफूंद व सड़न नहीं होती, तो इसको पैकिंग करने में इसका यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही जो पाइप वगैरह बनते हैं, जो जमीन में गाड़े जाते हैं, उनमें भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर पाइप को सड़ने गलने से रोकता है, क्योंकि ये संक्षारण प्रतिरोध है। इसका रिसाइकिल किया जा सकता है, आसानी से पिघलने योग्य, डाला जा सकने योग्य है, ये लंबे समय तक ये चल सकते हैं। इसकी संरचना होती है वो रेखिक होती है, जो इसको मजबूती प्रदान करती है। इसका उपयोग बोतल के ढक्कन हो गए उसमें किया जाता है, पाइप बनाने में, प्लास्टिक सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है। वही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी। तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है HDPE, इसका उपयोग प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटिंग जो फिलामेंट होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। खाद्य और पेय पदार्थ के जो कंटेनर है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। इसका नाम भी आपने सुना होगा, जो पाइप वगैरह होते हैं, ठीक है, PVC पाइप आपने सुना होगा, तो वो इसी से बने होते हैं। विशेषता क्या? इसके टिका हुए है, हल्का है, अग्निरोधी है। इसका अग्निरोधी गुण है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। जो वायर वगैरह बना, बिजली के वायर बनते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है PVC का। यह दो प्रकार का होता है, एक कठोर और लचीला। कठोर होता है उससे पाइप बनते हैं, लचीले से वायर बनते हैं। कठोर PVC का उपयोग भवन निर्माण में, दरवाजे, खिड़की के प्रोफाइल पाइप बनाने में किया जाता है। लचीले का इलेक्ट्रॉनिक केबल, प्लम्बिंग, वायरिंग इसमें यूज किया जाता है। यह थोड़ा कम पुनर्चक्रणीय होता है। पॉलीएथिलीन व पॉलीप्रोपाइलिन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा थर्मोप्लास्टिक है। ये याद रखिए आप, पॉलीएथिलीन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा है? पॉलीएथिलीन। उसके बाद है पॉलीप्रोपाइलिन, और सबसे तीसरा नंबर पर कौन सा है? PVC। तो ये PVC के बारे में हो गया। अगला है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये नरम होता है, लचीला होता है, हल्का प्लास्टिक है, संक्षारण प्रतिरोध है, नमी प्रतिरोध है इसका। यह उन अनुप्रयोगों के लिए अच्छा है नहीं है जहां कठोरता, उच्च तापमान प्रतिरोध और संरचनात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है, वहां पर इनकी यूज नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न आ जाए कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, उसका उपयोग क्या पाइप बनाने में किया जा सकता है? कठोर पाइप बनाने नहीं किया जा सकता वहां पर इसका, क्योंकि ये बहुत नरम होता है। जो प्लास्टिक की थैली होती है वो इससे बनी होती है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन से, जो हम डेली यूज करते हैं। उपयोग क्या है? प्लास्टिक थैलियाँ होगी, खाद पैकेजिंग होगी, बबल रैप। जब आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है तो वहाँ पर वो एक प्लास्टिक का बैग में पैक होता है जिसके ऊपर बबल होते हैं, तो वो उसे बोलते हैं बबल रैप, उनमें यूज किया जाता है। इंसुलेशन फॉर्म होते हैं जो घरों को गर्म या ठंडा रखने में यूज किया जाता है, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है पॉलीप्रोपाइलिन। इसकी विशेषता क्या है? अविश्वसनीय रासायनिक प्रतिरोध गुण होते हैं इसमें। पहली बात है रासायनिक प्रतिरोध गुण होते हैं। दूसरा, कठोर, हल्का, लचीला होता है, विद्युत प्रतिरोधी होता है, रिसाइकिल इसका किया जा सकता है, उत्कृष्ट ऊर्जा अवशोषक होता है, खाद्य पैकेजिंग में इसका यूज किया जाता है, और नमी प्रतिरोधक ये गुण होता है। बोतल के ढक्कन हो गए, वस्त्र निर्माण इसका यूज किया जाता है पॉलीप्रोपाइलिन का। 6 है पॉलीस्टाइनिन, PS। इसका उपयोग पेय पदार्थ के कप, पैकेजिंग सामग्री बनाने में किया जाता है। ये बहुत ही क्या है? खतरनाक प्लास्टिक है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, सबसे खराब प्लास्टिक होता है ये, इसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता पॉलीस्टाइनिन का। यहाँ पर देखिए सभी प्लास्टिक के बारे में दिया हुआ है, PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS और अदर, ठीक है। इनके यहाँ पर क्या क्या यूज होता है वो भी दे रखा है, और इनको संख्या में बांटा गया है। जो PET है उसको 1 नंबर प्लास्टिक बोलते हैं, HDPE उसको 2 नंबर बोलते हैं, PVC को 3 नंबर प्लास्टिक बोलते हैं। इस प्रकार इनको बांटा गया है। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक के बारे में सब कुछ देख लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? बहुत ही लघु प्रश्न था। यहाँ पर देखिए महासीर, महासीर का आप नाम सुना होगा, मछली को बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधा ये क्या है? मछली है, ये आंसर हो गया, क्योंकि ये क्या है? मछली है, पक्षी नहीं है। गोल्डन महासीर है, इसको माही मछली या शेरबाग भी बोला जाता है। यह सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली मीठे पानी की मछली है। भारतीय नदियों का बाघ भी इसे कहा जाता है, जो अभी हमने देखा, और इसका आयुषन स्टेटस है इंडेंजर्ड। और यह जो पोंग डैम है, कहाँ पर? हिमाचल के अंदर, जो आर्द्रभूमि भी है, वहां पर यह विशेष रूप से पाई जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन है, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, व्हाइट आइस बीस।
ये तीनों पक्षी हैं, यहाँ पर ये तीनों हैं वो लीस्ट कंसर्न है, यहाँ पर आंसर है ए। आज का हमारे डिस्कशन में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।